गांव रामपुर अपनी शांत और हरी भरी वादियों के लिए मशहूर था, पर इस गांव में एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। ठाकुर हवेली। कहते हैं वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह वापस लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव में रहने वाला युवा लड़का आकाश शहर से लौटकर आया। उसने सुना कि हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाजें आती है। गांव वालों ने आकाश को चेतावनी दी कि उस हवेली के पास न जाए, लेकिन आकाश को इन सब पर यकीन नहीं था। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती है, उसने हंसते हुए कहा। उस रात आकाश ने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वह अकेले हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि वहां क्या रहस्य है। आधी रात को हाथ में टॉर्च लिए आकाश हवेली की टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर जाले लटके थे और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही वह हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा, उसे हल्की हल्की सुबकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक सफेद साड़ी में बैठी एक औरत फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। आप कौन है? आकाश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसकी रगों में खून का नामो निशान न हो। उसकी आंखें सीधे आकाश को घूर रही थीं। अचानक वह औरत हवा में उठने लगी और उसकी परछाई दीवार पर डरावनी शक्लों में बदलने लगी। परछाई कभी राक्षसी शक्ल बनती तो कभी खून टपकाते चेहरे का रूप लेती। आकाश घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उस औरत ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचाओ। अचानक हवा में एक कागज का टुकड़ा गिरा। आकाश ने उसे उठाया। उसमें लिखा था, ठाकुर हवेली में पिंकी नाम की नौकरानी को उसके मालिक ने मारकर हवेली में दफना दिया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की गुहार लगा रही है। आकाश समझ गया कि यह भूत किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि अपनी मौत का बदला चाहती थी। अगली सुबह आकाश ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और हवेली के उस कोने को खोदने का प्रस्ताव रखा जहां कागज के मुताबिक पिंकी को दफनाया गया था। जब वहां खुदाई की गई तो सच में वहां से एक कंकाल मिला जिसके गले में पिंकी का नाम लिखा एक लॉकेट था। गांव वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। उस रात आकाश अपने कमरे में बैठा जब ये सब सोच रहा था, तभी खिड़की के पास उसे वही सफेद साड़ी में खड़ी औरत दिखाई दी, मगर इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह परछाई गायब हुई, दीवार पर लिखा एक वाक्य आकाश के रोंगटे खड़े कर गया। गांव वालों को लगा था कि पिंकी की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली के पास किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार लोगों को अपने घरों के दरवाजों पर खून जैसे लाल धब्बे भी मिले। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह दोबारा हवेली जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात आकाश अपने दोस्त रवि के साथ हवेली पहुंचा। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा की तेज आवाज आ रही थी और अंदर घना अंधकार फैला हुआ था। अचानक दोनों को वही सुबकियों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें लगा कोई परछाई तेजी से उनके पीछे से गुजरी। तुमने देखा? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। आकाश ने सिर हिलाया। तभी अचानक दोनों के सामने वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं और उसकी परछाई दीवार पर अजीब अजीब शक्लों में बदल रही थी। आकाश और रवि कांपते हुए पीछे हटे। तभी वह औरत गुस्से में चीखते हुए बोली, मेरी जगह कोई और है। दीवार पर एक नाम उभरने लगा, संध्या। आकाश को याद आया कि गांव वालों ने बताया था कि पिंकी की सबसे करीबी सहेली का नाम संध्या था, जो उसके गायब होने के कुछ ही दिनों बाद लापता हो गई थी। आकाश को समझ आ गया कि हवेली में सिर्फ पिंकी ही नहीं, बल्कि संध्या की आत्मा भी भटक रही थी और शायद उसकी मौत का रहस्य अब तक अनसुलझा था।
अगले दिन आकाश ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। तब उसे पता चला कि संध्या को भी उसी मालिक ने मार दिया था, क्योंकि वह पिंकी की हत्या का राज जान गई थी। आकाश ने गांव वालों के साथ मिलकर हवेली के एक अन्य कोने में खुदाई करवाई। वहां से एक और कंकाल मिला, जिसकी उंगली में एक चांदी की अंगूठी थी, संध्या की पहचान। उस रात फिर से आकाश को अपने कमरे में वही सफेद साड़ी वाली परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ एक और परछाई खड़ी थी, वह संध्या थी। दोनों की आत्माएं अब शांत दिख रही थीं। लेकिन तभी एक डरावना संकेत हुआ। दीवार पर खून से लिखा था, हमारी मौत का असली गुनहगार अब भी जिंदा है। आकाश समझ गया कि कहानी अब भी अधूरी है। हवेली का खौफ खत्म नहीं हुआ था। पिंकी और संध्या की आत्माएं भले ही शांत दिख रही थीं, लेकिन दीवार पर लिखे खून के शब्दों ने आकाश के मन में एक नया डर भर दिया था। हमारी मौत का असली गुनहगार अब भी जिंदा है। आकाश को यकीन हो गया कि ठाकुर हवेली का मालिक ही इन सब का जिम्मेदार था, लेकिन वह तो वर्षों पहले ही गांव छोड़कर भाग गया था। फिर ये रहस्य कैसे जारी था? अगले ही दिन गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। उसका नाम था रंजीत। उसने गांव वालों को बताया कि वह ठाकुर हवेली का नया मालिक है और वहां रहने के लिए आया है। गांव के लोग डरे हुए थे। किसी ने उसे हवेली में जाने से रोका, मगर रंजीत ने किसी की बात नहीं मानी। ये सब बकवास है, रंजीत ने हंसते हुए कहा। उसी रात रंजीत ने हवेली में रहने का फैसला किया। आकाश और रवि ने दूर से उसे हवेली में जाते हुए देखा। आधी रात को अचानक हवेली के अंदर तेज चीखें गूंजने लगीं। आकाश और रवि भागते हुए वहां पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। रंजीत, दरवाजा खोलो, आकाश ने आवाज लगाई, पर अंदर से सिर्फ भयानक चीखें आ रही थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, रंजीत बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके कपड़े मिट्टी में सने थे। वो मुझे मार डालेगी, रंजीत हकलाते हुए बोला। वो मुझे मार डालेगी, रंजीत हकलाते हुए बोला। रंजीत के हाथ पर नाखून के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच डाला हो। अगली सुबह आकाश ने रंजीत से सच्चाई उगलवाई। पता चला कि रंजीत वही व्यक्ति था जिसने सालों पहले ठाकुर हवेली के मालिक के कहने पर पिंकी और संध्या की हत्या में मदद की थी। वह उनके शवों को हवेली में गाड़ने में शामिल था। रंजीत को लगा था कि वह बच निकलेगा, लेकिन पिंकी और संध्या की आत्माओं ने अब उसका पीछा शुरू कर दिया था। आकाश ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस को बुलाया। रंजीत ने अपने अपराध कबूल किए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली में पिंकी और संध्या की आत्माओं के लिए विशेष पूजा करवाई गई। गांव वालों का मानना था कि अब उनकी आत्माओं को शांति मिल गई थी। आकाश को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उस रात जब वह अपने कमरे में सोने जा रहा था, दीवार पर एक परछाई फिर से नजर आई, लंबी, डरावनी और खून से लथपथ। हर गुनहगार को सजा मिली, पर जिसने हमें धोखा दिया वो अब भी छिपा है। आकाश समझ गया कि हवेली का रहस्य अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आकाश दीवार पर लिखे उन खून भरे शब्दों को देखकर घबरा गया। हर गुनहगार को सजा मिली, पर जिसने हमें धोखा दिया वो अब भी छिपा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन बचा है। आकाश ने गांव के बुजुर्गों से बात की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पिंकी और संध्या की सबसे करीबी दोस्त का नाम मंजरी था। घटना के कुछ ही दिनों बाद मंजरी अचानक गांव छोड़कर चली गई थी। मंजरी ने कभी पिंकी और संध्या की मदद क्यों नहीं की, आकाश सोचने लगा। आकाश ने मंजरी के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि वह अब शहर में रहती थी और काफी अमीर बन चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि मंजरी पहले बहुत साधारण लड़की थी। अचानक उसकी जिंदगी में इतना पैसा कहां से आया। आकाश को यकीन हो गया कि मंजरी इस रहस्य की अहम कड़ी है। आकाश शहर पहुंचा और मंजरी के घर गया। पहले तो मंजरी ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब आकाश ने हवेली में हुई घटनाओं के बारे में बताया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने ही ठाकुर को बताया था कि पिंकी और संध्या ने उसकी चोरी का राज जान लिया है। ठाकुर ने मुझे लालच दिया कि अगर मैं चुप रहूं
तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैंने पैसों के लिए अपनी ही सहेलियों के साथ गद्दारी कर दी। आकाश को समझ आ गया कि पिंकी और संध्या की आत्माएं इसी गद्दारी का बदला चाहती थीं। आकाश ने मंजरी को लेकर ठाकुर हवेली में एक विशेष पूजा रखवाई। पूजा के दौरान हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। सफेद साड़ी में वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दुख था। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा मिलेगी, परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। मंजरी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। आखिरकार हवेली में हल्की सी रोशनी फैली और पिंकी व संध्या की परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। पूजा के बाद हवेली के दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, धोखा कभी छिपा नहीं रह सकता और न्याय कभी रुकेगा नहीं। ठाकुर हवेली अब वीरान थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वहां अब कोई बुरी आत्मा नहीं थी, केवल पिंकी और संध्या की शांति भरी स्मृतियां रह गई थीं।